अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने अहम हुकूमत इत्तेहादी काफ लीग को मना लिया है। काफ लीग कुछ दिन पहले तक हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली जो नई मुज़ाकराती कमेटी थी, इसके साथ बैठने तक को तैयार नहीं थी। और काफ लीग ने यही बात हमेशा की थी कि पुरानी मुज़ाकराती कमेटी से जो बात हुई थी उन्हीं से हम बात करेंगे। लेकिन आज काफ लीग की क़यादत से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत के साथ खड़े हैं और तमाम मामलात तय पा गए हैं और अब तमाम मामलात पर खुलकर बात करेंगे और हल निकालेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की नई मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक को भी शामिल किया गया था। परवेज़ खटक पहले भी हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने के लिए जो बनाई जाने वाली मुज़ाकराती कमेटी थी उसका हिस्सा थे। लेकिन नई कमेटी में हुकूमत ने उन्हें निकाल कर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिनसे काफ लीग ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। फिर काफ लीग और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी जो सामने आई, उसमें ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमती कमेटी ने मुस्लिम लीग काफ के जो मुतालबात हैं उनको मान लिया है। काफ लीग को तरक्याती फ़ंड्स अब जल्द जारी किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के वज़रा जो हैं वो वजारतों के मामलात में बाइख्तियार होंगे, जबकि किसी भी काबिल एतराज़ ऑफिसर की तकर्रुरी पर तहरीक इंसाफ एतराज़ कर सकेगी। इसी तरह तरक्याती फ़ंड्स के मामले पर आइंदा 2 रोज़ में फॉलो अप जो मीटिंग है ये भी इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग काफ अपने जो मुतल्लिका इजला हैं इनमें अवामी मसाइल के हल के लिए बाइख्तियार होगी। विफाक के मामलात पर परवेज़ खटक और असद उमर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। पंजाब के मामलात पर वज़ीर आला और गवर्नर जो हैं ये इम्प्लीमेंटेशन करवाने के पाबंद होंगे। इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने मुतल्लिका इजला में काम न होने पर शिकवे और शिकायत भी की थी। तहरीक इंसाफ को इस पर यही खदशात है कि जिन इजला के मुकम्मल इख्तियारात मांगे जा रहे हैं काफ लीग की जानिब से, वहाँ काफ लीग पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सवाल यह है कि अगर अब भी हुकूमत की जानिब से इस नए मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो काफ लीग फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी और क्या हुकूमत इसी तरह BNP, मैंगल और MQM के जो एतराज़ात हैं उनको दूर कर पाएगी, उनके मुतालबात को भी ऐसे मान लिया जाएगा। जबकि अहम सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के तमाम मुतालबात मानने ही थे तो फिर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी थी उससे क्यों निकाला था। जबकि काफ लीग का पंजाब में सियासी मुस्तकबिल अब रोशन नज़र आ रहा है, क्योंकि नून लीग की गलत सियासी पॉलिसी और तहरीक इंसाफ की नातजुर्बाकारी की वजह से पंजाब में जो काफ लीग की एक अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनूबी पंजाब सूबा ना बनने पर तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। सब पर बात करूँगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। कामिल अली आगा साहब, कल तक तो आप लोगों को एतराज़ था कि पुरानी कमेटी से ही बात होगी, उन्हीं से हमारे मामलात चल रहे थे, मामलात तय होने वाले थे, उन्हीं से सारी बातचीत हुई। अब नई मुज़ाकराती कमेटी से बात भी हो गई, मामलात हल भी हो गए, तो फिर जो पहली कमेटी थी उनसे जो मामलात तय हो रहे थे, क्या उन्हीं मामलात पर इनसे भी बात हुई है नई कमेटी से? देखें, एक तो बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमें किसी शख्सियत के बदलने से ना तो कोई नुकसान है और ना ही हमारा कोई एतराज़ है। हमारा तो ये था कि जो पहली कमेटी जो मोहतरम परवेज़ खटक साहब की सरबराही में बनी उसकी की हुई सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद हो। ये बड़ा क्लियर हमारा एक नहीं, कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब की कमेटी हमें चाहिए, हमने उन्हीं के साथ बात करनी है। ये किसने कहा था, उसका नाम बताएं। ये काफ लीग के लोग कहते रहे सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद हो जी। नहीं, काफ लीग के कौन से लोग कहते हैं ये मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। बात तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह के आज परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक बड़ी कमेटी जिसके अंदर असद उमर साहब भी शामिल थे और जिसके अंदर बाकी वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और शफ़कत महमूद साहब भी शामिल थे, वो तशरीफ़ लाए और हमारी डिटेल गुफ्तगू हुई और दोनों तरफ इस बात का एहसास था और बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल के अंदर अच्छे पैराए में गुफ्तगू हुई और उसके बाद यही तय पाया कि वो जो सिफारिशात थी
जो परवेज़ खटक साहब की कमेटी ने में जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल थे, उसके अंदर शहजाद मोहतरम अरबाब साहब भी शामिल थे। तो इन्होंने जो फैसले किए हुए थे उसके ऊपर अमल दरामद होगा, डिटेल गुफ्तगू हुई। उसके अंदर ये निटी ग्रिटीज़ जो हैं, ये वाले मामलात कतई तौर पे नहीं थे कि कहाँ पे किसकी पोस्टिंग हो रही है, किसकी नहीं हो रही। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है कि कोई डीसी बदलता है, कोई जो मेन स्ट्रीम ओहदेदार होते हैं ज़िले के अंदर, उनको मशावरत, यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो मशावरत के साथ आगे बढ़नी चाहिए। ज़ाहिर है जो पार्टनर होते हैं इक़्तिदार के अंदर, उनका हक़ होता है। और ये हमारा तयशुदा एक फार्मूला था और एक मुआदा था जो इलेक्शन से कबल तय पाया था। आज जब अच्छे पराये में गुफ्तगू हुई और ये तय पाया कि हर काम जो है कौम में के मफाद में तो है ना, अगर उन्हें कोई वजारत मिलती तो वो अवाम के लिए काम करते, अपने हल्के के लोगों के लिए काम करते, कौम के मफाद में, तो फिर ये भी था ना, फिर तो वजारत मिलनी चाहिए थी। आप लोग इतनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि हम अपने मुआदे से हटकर अपने मफाद में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारी नाराज़गी जो है वो इस वजह से होती है कि हम वो मिनिस्ट्री लेना चाहते हैं। हमने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी जमात है जो मुआदा करती है, उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करती, वो कौम के लिए इस्तेमाल करती है, आम आदमी के मफाद में इस्तेमाल करती है। और आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उसके अंदर सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ जो था वो अवाम को महंगाई के शिकंजे से उनकी जान छुड़ानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए और आपने देख लिया उसके ऊपर 2 पैकेज आ गए। एक 7 अरब रुपए का पैकेज आ गया महंगाई के खात्मे के लिए, आप 15 अरब रुपए का पैकेज आ गया, और 80 रुपए वाला, आपके लोगों को अब तरक्याती फंड 80 रुपए वाला आटा, 80 रुपए वाला जो आटा है अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपए का मिलना शुरू हो गया। आज की मीटिंग से कबल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा दोनों जमातों का मकसद भी अवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, हमारा मुआदा भी यही था। तो हम समझते हैं कि जब इसके ऊपर अमल दरामद तो ये चीजें शामिल थी ना, रिलीफ मिलेगी कि आपके जो अजला हैं, काफली के जो अजला हैं, हाँ जी, फंड्स शामिल थे, फंड्स रिलीज होने का मामला था। फिर जो आप लोगों के अजला हैं कि सरकारी अफसरान की तैनातियां जो होंगी उनमें आपकी मुशावरत होगी, आप लोगों की मुशावरत से वहां पर अफसरान लगेंगे। फिर जो काफली की वजारतें उनमें कोई मदाखलत नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी। बेसिक तो मुतालबात आप लोगों के ये थे ना। ये भी इस मुआदे का हिस्सा था, इसलिए उसके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे। और हमारे जो पिछली कमेटी ने सिफारिशात मरतब की थी उसके अंदर ये तय हो चुका था। आज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा, मुशावरत आगे इंशाअल्लाह अवाम के वफाद में होगा, लोगों को मिलेंगे। फिर वो जो आपके अजला हैं वहाँ सरकारी अफसरान की जो तैनातियाँ होंगी आपकी मर्जी से होंगी, आप लोगों के जो लोगों की वजारतें हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इस पर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, बेसिकली ये बात कह रहे हैं। ज़ाहिर है जी, देखे ना, अगर वजारतें जो हैं अगर दी जाती हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान साहब हर 1-2 माह के बाद उनकी कार्रवाई को भी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। हाँ। और देखते हैं कि क्या इसके अंदर इस्लाहात हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि मिनिस्टर एम्पावर हो ताकि वो कारकर्दगी दिखा सके। तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद होगा तो अवाम का फ़ायदा होगा। हमारे मिनिस्टर जो हैं वो पूरी तुमदही के साथ काम कर सकेंगे और अवाम की फलाह का काम आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब मेरे साथ हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि जो एक
खौफ की फजा आप कह लें जो पंजाब में फैली हुई थी, जी काफ लीग नाराज हो गई तो पता नहीं पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्या हो जाएगा, नून लीग से उनके राब्ते हैं काफ लीग के, तो एक खतरा तो जाहिर एक महसूस किया जा रहा था, इसलिए हुकूमत कमेटियों पर कमेटियां भी बना रही थी। आज आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद कह दिया है कि तमाम मामलात हल हो गए हैं, तय पा गए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, तो ये जो खौफ की एक फजा थी, जो एक हिजानी कैफियत थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में, ये कुछ खतरा टल गया अब? देखिए, ये तो ख़तरा पहले भी नहीं था। पहले भी यही अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो इत्तेहादी एक डेडलाइन के बाद दूसरी डेडलाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उससे ये बेचैनी तो ज़रूर हो रही थी कि आखिर क्या हुआ। यकायक एमक्यूएम भी नाराज़ नज़र आ रही है, PMLQ भी नाराज़ नज़र आ रही है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी नाराज़ नज़र आ रही है। ये एक लोगों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा था कि ये इत्तेहादी अचानक एक साथ ही सबके सब नाराज़ कैसे हो गए हैं। लेकिन ये तकरीबन सबको यकीन था कि ये जो चीज़ है ये कोई ऐसी इस नहज पे नहीं पहुंचेगी कि वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। देखिए, आज जो भी हुआ है, मुआहिदा हुआ है या मुआहिदे पे कहें कि तजदीद अहद हुआ है, अवाम के मफाद में और कौमी मफाद में मफाद क्या होता है ये तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मुआहिदा उठाएं तो हमें कहीं कौमी मफाद या अवामी मफाद नहीं नज़र आता। मासबाए इसके कि आप PMLQ को जो यकीन दहानियत कराई गई थी उन पे अमल दरामद होगा। लेकिन प्रैक्टिकली पंजाब में अब 3 हुकूमतें चलेंगी। एक चौधरीज़ की हुकूमत होगी, एक उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत होगी और एक चीफ सेक्रेटरी की हुकूमत होगी जी। और इसमें ज़ाहिर है उन्होंने तय किया है जिस तरह कि जी उनकी वजारतों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, वजारतों को फंड दिए। इसमें यकीनन पीटीआई के अंदर के जो वज़रा हैं, पीटीआई के अपने जो वज़रा हैं और उनके MPs वगैरह हैं, उनके अंदर ये कंसर्न ज़रूर है कि क्या उसी तरीके से उनको भी फंड्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन PMLQ अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेगी और PMLQ बिल्कुल एक अलग अंदाज में हमें नजर आएगी। वो बिल्कुल इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे, वो उस्मान बुज़दार पे अपने एतमाद का इज़हार करेंगे। तरीके मेरिट और जो होगा इस पे कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब जो जाहिर है उनका एक मुआहिदा हुआ है जी, जो उनके अजला हैं एटलीस्ट वहाँ जो सरकारी अफसरान आपने लगाने हैं वो काफ लीग की मर्जी से लगेंगे। तो ये चीज़ आपको लगता है कि ये PTI का जो मेरिट वाला एक नारा है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या हो भी सकता है कॉम्प्रोमाइज? देखिए, इमरान खान साहब का जो बुनियादी फैसला था ये उसके नताइज हैं। हाँ। यानी उनका जो ये फैसला था कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाएं, उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब से हुकूमत चल नहीं पा रही। अब वो ज़ाहिर है एक कमज़ोर हुकूमत है, डिपेंडेंट है PMLQ पे। PMLQ को क्या ज़रूरत है कि वो उस्मान बुज़दार की जगह वज़ारत आला मांगे? उन्हें उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर सूट करता है अगर वो उनकी सारी बातें मनोअन तस्लीम करें। आप आज देखें ना, आज जब भी बातचीत हो रही थी तो उस्मान बुज़दार पीछे खड़े हुए थे। ये जो सूरत हाल होगी इसमें 3 नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ये हुआ कि इमरान खान साहब के इस फैसले की वजह से, जो उन्होंने बुनियादी फैसला किया था, उसकी वजह से PMLN के अंदर कोई दरार नहीं पड़ी। PMLN इंटैक्ट रही पिछले 18 महीने में। दूसरा ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए PMLQ के ऊपर और PMLQ के पर हर हफ्ते, हर महीने, 2 महीने बाद उन्हें विज़िट करना पड़ता था। और तीसरे ये हुआ है कि अब जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद PMLQ एक मजबूत जमात बन के और मजबूत इत्तेहादी बन के उभरी है और उस्मान बुज़दार एक कमज़ोर वज़ीर आला बन गए हैं अब। यानी वो पहले ही कमज़ोर थे, अब वो मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं। पिछले कुछ अरसे पहले जब इमरान खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी को एम्पावर किया था और ये कहा था कि कोई समरी उस्मान बुज़दार को बराह रास्त नहीं जाए, तो ऑलरेडी तो इस वक्त जो उस्मान बुज़दार की पोजीशन है वो सबसे वीकेस्ट पर्सन है। PMLQ चौधरी परवेज़ इलाही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं इस वक्त। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात नहीं मानी तो वो बिल्कुल नहीं मानी, उन्हें सिलाई को वजारत नहीं दी। इस बात पर वो शुरू से डटे हुए थे। तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब देना चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि मोनस सिलाई के अलावा आप किसी को मर्जी वजारत देते, मोनस सिलाई को नहीं देना चाहते। और इस मुतालबे से अब काफ लीग भी पीछे हट गए। वो कहते हैं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जाहिर है इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे। वो जी
देखिए उसके बदले में उन्हें और बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली नज़र नहीं आ रही हमें। तो जाहिर है जब मुनीसिलाई की वजारत उन्होंने सरेंडर की है तो ऐसे ही नहीं की होगी सरेंडर, उसके बदले में बहुत सी चीज़ें। और इमरान खान का जो मुनीसिलाई पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो 2018 से पहले उनके चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक मजबूरी आ गई कि PMLN ने बहुत ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लीं, तो PMLQ के बगैर गुजारा नहीं था, PMLQ के बगैर वो बन नहीं पा रहा था। जो हुकूमत नहीं बन पाती पंजाब के अंदर, तो उन्हें मजबूरन वो करना पड़ा उसे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब को, वो पंजाब में और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा अगले लोकल इलेक्शन में PMLQ को ज़्यादा पहुंचेगा, PTI को उतना ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। सही। अच्छा, आप नहीं समझते कि इसके बाद अब जो दूसरी नाराज़ इत्तेहादी जमातें हैं, BNP मैंगल है, MQM है, वो भी और ज़्यादा भी एक्टिव हो जाएंगे, और ज़्यादा मुतालिबात पेश करेंगे, और ज़्यादा वो आप कहें कि नाराज़गी का भी इज़हार कर सकते हैं कि अगर आप पंजाब में काफली के मुतालिबात मान सकते हैं तो आप हमारे भी मान लें। आप जैसे कि आप MQM के मुतालिबात देखें, वो कहते हैं जी हमारे दफातर की बहाली हो, अपना सियासी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल वैसा चाहते हैं, उसकी बहाली चाहते हैं, फिर लापता साथियों की बाजियाबी, और ये ऐसे मुतालिबात हैं शायद PTI की हुकूमत के लिए मानना ये आसान नहीं है। तो आपको लगता है अब MQM टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को? नहीं, MQM बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे सकती। MQM एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में। देखिए कल, जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं, हो सकता है कि गलत हों, कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है कल या परसों में, उसमें जो सेंसस के फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी कैबिनेट अप्रूव करेगी। अगर वो अप्रूव होते हैं तो MQM का एक बुनियादी मुतालबा कराची के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, या शहरी इलाकों की मरदमशुमारी के हवाले से, वो फिर ज़ाहिर है उसमें उनको वो लगेगा यही कि अगर कैबिनेट अप्रूव करती है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं माना उस चीज़ को, उनके उस मुतालबे को। दूसरा, जो सेक्टर और यूनिट्स वाले दफातर के खोलने के मुतालबे हैं, उसका ताल्लुक रियासती इदारों से है। बिल्कुल। और उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रियासती इदारों से हैं, तो वो भी चीज़ को नहीं लगता कि वो चीज़ मानी जाएगी। हालांकि कहते ये हैं कि MQM का मौक़िफ़ ये कि कम से कम PTI एक प्रिंसिपल पोजीशन तो ले कि MQM अपने वो दफातर वापस मांग रही है जो उनके बकौल उनके पास थे, उनकी मिल्कियत थे वो दफातर। तो MQM को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है। डेवलपमेंट फंड वगैरह शायद हो जाएं, लेकिन महज डेवलपमेंट फंड से, और वो भी शायद उस तादाद में नहीं मिले। तो MQM के कोई बहुत मेजर जो डिमांड्स हैं, जो बुनियादी डिमांड्स हैं, वो तो शायद एक्सेप्ट नहीं हो। लेकिन MQM इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में कि जहां वो इत्तेहाद को छोड़ नहीं सकते। सही। आखिरी सवाल मज़हर अब्बास साहब, हुकूमत का ये जो फैसला कि इसहाक डार के घर को सरकारी पनाहगाह बनाया जाए, 2 दिन उन्होंने ज़ाहिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट का इस हुक्म के खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई आया। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में जो नवाज शरीफ साहब का जो मॉडल टाउन वाला इनका घर था, उसको भी ओल्ड एज होम में तब्दील कर दिया गया था। आज नून लीग ये कह रही है कि एक बार फिर से जो है ना वो सियासी इंतकाम और कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत का ये फैसला, इकदाम, ये दुरुस्त था डार साहब के घर को पनाहगाह में बदलना? नहीं, देखिए अगर कोर्ट से स्टे था तो आपको इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी। हम ये जो पॉपुलर चीज़ें करते हैं, जो बज़ाहिर हमें लगता है कि हम बड़े इसमें आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगी, और फिर अल्टीमेटली जब कोर्ट मना कर देगी तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। बेहतर तरीक़ा ये है, देखिए पनाहगाहें बनाना ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। इससे बेहतर ये है कि जितनी आपने पनाहगाहें बनाई हैं अब तक, उसमें जितनी फैमिलीज़ रह रहे हैं, अगर आप उनको ओनरशिप के तौर पे 80-80 गज के भी या 120 गज के भी मकानात दे दें, और उसकी ओनरशिप उनको दे दें, सही, और उनको फिर महीने के आप वजीफा देना शुरू कर दें, वो फिर बेहतर है। कम से कम वो फील करेंगे कि वो अपने घर में रह रहे हैं। अभी वो क्या फील करेंगे कि मैं एक पनाहगाह में रह रहा हूँ। यानी आप इसहाक डार के एयर कंडीशन कमरे में किसी एक ऐसे आदमी को आप सुला दें जो उसका कभी भी आदी ना रहा हो, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? उसको एक आप नफ्सियाती मरीज बना रहे हैं। बेहतर ये है, इमरान खान से मेरी दरख्वास्त ये है, और इस गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि खुदा के लिए भिखारी ना बनाएं कौम को, पनाहगाहें ना बनाएं,
अगर आप दे सकते हैं तो उनको 120 गज के मकानात दे दें, सही, उनको मकानात चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कुछ खर्चा दे दें खामोशी से, और इसकी पब्लिसिटी ना करें कभी। इन चीज़ों की पब्लिसिटी, अगर आप वाकई सही मानों में हुक्मरान हैं तो आप अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हम तो बाकायदा टेलीविजन बुला के हम सबको दिखाते हैं, ये तमाशा दिखाते हैं हम। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत से मुल्क में एक बड़ी तब्दीली ज़रूर आई और मुसलसल आ रही है, और वो तब्दीली है महंगाई की सूरत में। हर बदलते दिन के साथ जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं ये बदल रही हैं, बढ़ रही हैं। सिर्फ गुज़श्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो इसमें महंगाई की शरह में 17.5% इजाफा हुआ है, और अगर एक साल के हिसाब से जायज़ा लें तो जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक महंगाई की शरह में 14.6% तक ये शरह पहुंच गई है। ये तमाम आदाद शुमारियात जो हैं ये हुकूमती इदारे शुमारियात के हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी में गंदम 12.6% और जो सब्जियां हैं ये 11% महंगी हुई हैं, जबकि चीनी 5% और आटा 7.5% महंगा हुआ है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो हमें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। क्या फिर इसे हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ समझा जाए? ऐसी सूरत हाल जिसमें मुल्क की बरामदात में भी मुसलसल कमी आ रही है, मुआशी इशारे मनफी हों, शरह सूद बुलंद हो और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जो हैं ये जमूद का शिकार हो, तो फिर मईशत कैसे मुस्ताकम होगी? क्या हुकूमत की सरपरस्ती में 50,000 परचून की दुकानें खुलने से महंगाई कम हो जाएगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो घी, दालें, चीनी और चावल सस्ता करने के लिए जो फैसले किए हैं, कल भी आम फैसले होने हैं, इससे अवाम को वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अवाम को मुस्तकिल रिलीफ कैसे मिलेगा? जबकि वज़ीर आज़म की तरदीद के बावजूद ये खदशात मौजूद हैं कि मुशीर ख़जाना को ओहदे से हटा दिया जाएगा और असद उमर को वापस वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर लाया जाएगा। ये भी बातें हो रही हैं। इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मुआशी मुहाज पर हुकूमत को वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, जो आप भी कह सकते हैं, वो ये है कि महंगाई को कंट्रोल करना इस हुकूमत की जो है ना वो बस की बात नजर नहीं आ रही है। असद उमर साहब ने कहा कि फरवरी के महीने में वज़ीर आज़म जो है वो बहुत आम फैसले करने जा रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है इसकी उन्होंने कमर तोड़नी है। वज़ीर आज़म ने अब अपनी इकनॉमिक टीम को भी कह दिया है, 15 दिनों का टाइम दिया है कि कुछ भी करें, इस महंगाई को कम करें। ये 15 दिन में हुकूमत कर क्या सकती है? अगर इकोनॉमी की जुबान में मैं आपसे पूछूं तो ऐसे क्या फैसले अर्जेंटली हो सकते हैं कि रिलीफ मिले महंगाई से आवाम को? महंगाई के मसले को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एकदम से चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं। हाँ। दरअसल हुकूमत खुद बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही थी, जैसे आपने देखा कि वो बिजली के बिल हों, वो हमारे सुई गैस हो, वो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। अब होता ये है कि जो भी कोई ये चीज़ इस्तेमाल करता है वो अपनी चीज़ों की जो भी पैदावारी लागत है उसमें शामिल कर लेता है, और वो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर जो लोग होते हैं ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं। फिर आपके यहाँ इंतज़ामी ढांचा भी बहुत कमज़ोर है, अखलाकियात तो बाहर के अब आपके पास सामने ही है कि ताजरों पे जो टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी वो शब्बर ज़ैदी साहब भी चले गए बेचारे बीमार होकर, मगर आखिर में हुकूमत ख़ुद हथियार डाल दिए कि उनका जो है मुतालबात मान लिए। तो मसला यहाँ ये है कि असल सारा बोझ जो है वो गरीबों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसको कम करने के लिए आप कुछ कॉस्मेटिक मैयर जो आज आप सुन रहे हैं वही चाल चलन जो आपको याद होगा कि सस्ती रोटी तंदूर का कितना मसला बना था। उस वक्त खान साहब उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे, क्योंकि इस तरह की जब आप स्कीमें लाते हैं जिसमें आप परचून की दुकानें खोलने की बात करते हैं, जिसमें आप इस तरह की सब्सिडीज़ देने की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ उसका जो है इस्तेमाल इतना ख़राब होता है। और फिर आप ये भी समझते हैं हम सब लोग कि ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ों से दरअसल आप
अलामत का फौरी तौर पे कुछ इलाज करने की नहीं, कोशिश तो फौरी करते इलाज हैं। भी कैसे तो डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक चेंज भी इसको आप कैसे कह सकते हैं जब IMF का वफ्द यहाँ पर है और कहा जा रहा है कि 200 अरब के नए टैक्सेस लगाने हैं जिससे बिजली और गैस की कीमतों में जब इजाफा होगा, तो फिर ये कॉस्मेटिक चेंज भी क्या हुआ जब लोगों ने फिर लोगों की जेबें कटनी है बिजली के बिलों की सूरत में, गैस महंगी होने की सूरत में, जब ये लोगों को पे करना ही करना, फिर कॉस्मेटिक चेंज क्या काम करेगा? फिर आप कॉस्मेटिक चेंज किसे कहते हैं? जी वो इसलिए कि आप सियासी तौर पर खुश करने के लिए कि हमने जो है वो वहाँ 60% जो है वो उसको यूटिलिटी से मिलेगा, 40% वो खुद लेगा, तो 50 उधर से बचेगा तो उधर से कीमतों में निकल जाएगा। कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। जी आप सही कह रहे हैं, मगर ये देखिए इससे एक नारा जो पहले मकबूल था कि हम इतने लाख घर बनाएंगे, इतनी करोड़ नौकरियां देंगे, इसी तरह अब एक नया वादा है कि इससे 50,000 आउटलेट खुलने से बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म मोहतरम तो बहुत ही जो है वो दयानतदारी से और बड़े खलूस नीयत से काम करते हैं। जो भी उनको मशवरा आज दिया गया होगा उसके मुताबिक उन्होंने यही कॉस्मेटिक चेंजेस ही सजेस्ट की, और उनको ज़ाहिर है कि मईशत की उन बारीकियों के बारे में तो अगर उनकी इकनॉमिक टीम जो है वो जाकर जो बताती है, आज चूँकि फलाही चीज़ों पे काम करने वाले लोग आए हुए थे तो उनको जितनी समझ थी उन्होंने फार्मूला दे दिया, उनको इतनी इकोनॉमिक की समझ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, कर्ज हम ले रहे हैं, टैक्सेस का शॉर्टफॉल है, पिछले बजट के तहत आप भी जानते हैं हुकूमत ने FBR के लिए सालाना टैक्स इकट्ठा करने का जो हदफ था 13 अरब रुपए मुकर्रर किया था, जो यकीनन एक बहुत बड़ा टारगेट इस हुकूमत ने सेट कर लिया था जो पूरा होना नामुमकिन था। तो फिर ऐसे में जो आपका इतना शॉर्टफॉल है, फिर आपने टैक्स की मद में भी रकम इकट्ठी करनी है, फिर आपके गर्दिशी कर्जे हैं, ये बैलेंस कैसे होगा? ये सब कुछ फिर आपने सब्सिडी भी देनी है, जो आज ऐलान हो रहे हैं भी हर साल आपने सब्सिडी भी देनी है। जी आप सही कह रहे हैं, इतनी जो बड़ा मसला था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछली दफ़ा जो था वो 8.9% ऑफ GDP रहा, जिसकी वजह से इस हुकूमत को आते ही बहुत ज़्यादा कर्जा जात जो थे वो अंदरूनी और बैरूनी लेने पड़े। उस हद तक तो ज़ाहिर है कि हम तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, क्योंकि 10 साल जो डेमोक्रेसी का डेकेड रहा उसमें दोनों हुकूमतों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मगर अब अपने इस बात को कहने के बाद हमने क्या करना था, वो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वहाँ तो पता था कि असद उमर साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे, तो आपने देखा कि अनसर्टिनिटी रही, जाना है IMF नहीं जाना है। उस सारे अरसे में काम वो सारे करवा लिए IMF ने जो करवाना चाहते थे, और आपको याद होगा कि प्री कंडीशन के तौर पर रुपया की डिवैल्यूएशन हो या और जो यूटिलिटीज़ के बिल हो, उस वक्त अभी हम प्रोग्राम में नहीं भी गए थे। तो क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने इनसे कहा कि पहले आप ये काम करके आएँ तो फिर हम आपसे इवन बात करेंगे, यानी प्री कंडीशंस लगा दी। आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ था, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमाद अजहर साहब कल एक प्रोग्राम में कहे अगर हम पैसे की वैल्यू जो अपना रुपया डिवैल्यू ना करते तो हमारी मईशत मुस्तहकम ना होती, हम दिवालिया हो जाते। कहते कुछ अहम इकदाम थे जो हमें करने पड़ने थे, और महंगाई की कहते वजूहत भी यही थी, अगर हम ये नहीं करते तो आज हम इस स्टेज पर नहीं होते। जी देखिए, किसी हद तक जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनकी मजबूरियाँ थी, मगर उन सब का उनको हम क्रेडिट और अलाउंस देते हुए उनकी मजबूरियों का सारा कुछ करते हुए आगे देखना ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है। हाँ। वे फॉरवर्ड में अगर मिसाल के तौर पर और टैक्सेस लगते हैं, और चलिए किसी तरह से FBR 5 ट्रिलियन भी, वैसे तो वो इकट्ठा नहीं, उन्होंने कहा है कि हम 4.5 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, चलिए और टैक्सेस लगा के अगर कर भी लें तो उसको सूबों को देने के बाद उनके पास 2300 अरब बचेगा, और सिर्फ डेट सर्विसिंग का खर्चा जो है वो 3000 अरब से ज़्यादा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपना डिफेंस, डे टू डे रनिंग, और चाहे हेल्थ एजुकेशन तो चले बहुत बाद में हमारी प्रायोरिटीज़ की हुकूमतों में आती हैं, तो ये सारा मज़ीद कर्जा लेकर पूरा करेंगे। तो आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि अलामात का इलाज करने की जो कोशिशें हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, मगर जो कॉज ऑफ इलनेस है
उसको तो जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो ये सिम्टम्स तो बार बार रिपीट होते रहेंगे, और सिम्टम्स जब बार बार रिपीट होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं और जिनके पास जिन्होंने काम डिलीवर करना है वो सिम्टम्स का इलाज ही कर रहे हैं, कॉजेज का इलाज नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब तक आप ढांचे को ठीक करते हैं। माहिर मौशिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्की मौशी हालात को लेकर हुकूमत की जानिब से एक किफ़ायत जारी मुहिम तो शुरू की गई थी, जबकि अब हुकूमत ने सरकारी इदारों में इस्लाहात और सालाना 500 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान पर काबू पाने के लिए 22 बड़े फैसले किए हैं। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इदारा जाती इस्लाहात कमेटी की सिफारिश की रोशनी में वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों की तादाद 441 से कम कर 324 करने का फैसला भी कर लिया गया है, जिसने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए, जाहिर है उनके लिए तो एक ख़तरे की घंटी बजा दी गई है, क्योंकि इस इकदाम के नतीजे में वफाकी हुकूमत के मातहत 117 इदारे कम हो जाएंगे। और ज़राए का ये दावा है कि 8 इदारे मुकम्मल तौर पर ख़त्म और 35 इदारों को ज़म किया जाएगा। 43 इदारों के निजकारी या फिर सरमाया पाकिस्तान को मुंतकिल और 14 इदारे सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे और 17 ट्रेनिंग के इदारों को मुस्तहकम किया जाएगा, जबकि 324 इदारों को एग्जीक्यूटिव और खुद मुख्तार इदारों की हैसियत से वफाकी हुकूमत के ही मातहत रखा जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि वफाकी हुकूमत फरवरी और मार्च के दौरान बड़े फैसले करने जा रही है, जिसमें स्टेट बैंक के कानून में बड़ी तरमीम, वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को आर्जी माली रिलीफ, वफाकी सेक्रेटरीज को 3 साल तैनाती मुद्दत और बीमार सनदी यूनिट्स की बहाली के लिए कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी भी कायम की जाएगी। जबकि इत्तलात ये भी हैं कि वफाकी सेक्रेटरी खजाना का बतौर चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म करने का फैसला भी किया गया है। अब निजी शोबे से माहिर फर्द को चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड तैनात किया जाएगा और सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग इदारों में तकसीम कर दिया गया है। एक इदारा कवायद और ज़वाबित की निगरानी, जबकि दूसरा इदारा हवाई अड्डों के कमर्शियल ऑपरेशन की निगरानी करेगा। इसी तरह HR पॉलिसियों पर अमल के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीजन में तब्दील करने का फैसला भी किया गया है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार इदारे का दर्जा भी अब वापस ले लिया गया है और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन की सिफारिश पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को 3 महीने पहले वजारत ख़जाना के मातहत इदारे की हैसियत ख़त्म करते हुए खुद मुख्तार उनको कर दिया गया था। इस सब पर मैं मज़ीद बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, आप जो वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों की तादाद 441 से कम करके 324 अब हो जाएगी, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन अफसरान तो परेशान होंगे कि जो इदारे बिल्कुल ख़त्म होने जा रहे हैं वो लोग कैसे हुकूमत मैनेज करेगी, वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। शादी यकीनी तौर के ऊपर ऐसे सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी है, लेकिन दूसरी जानिब मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से जो वादे किए थे, जो वफाकी इदारों के सिस्टम के अंदर बेहतरी लानी थी, इस्लाहात लेकर आनी थी, और बिलखसूस जो सालाना हमारी सरकारी इदारों के अंदर 500 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान है, उन्होंने वादा किया था कि इस नुकसान पर हम काबू पाएंगे। अगर इसको निस्फ ही कम कर लिया जाता है तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर 1.5 साल गुजरने के बावजूद अमल दरामद नहीं हो पा रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इन मकासद को हासिल करने के लिए अपने मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में कमेटी कायम की थी। कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया और अभी जो तमाम तर तफसीलात अपने नाज़रीन के साथ आपने शेयर की, ये हमें सरकारी दस्तावेज़ के ज़रिए से हासिल हुई हैं। जो सरकारी दस्तावेज़ इस सारे प्लान को बताती हैं कि बिल आखिर डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने 22 बड़े अहम फैसले करवाने के हवाले से तैयारी कर ली है, जिनकी असूली तौर के ऊपर मंजूरी हो चुकी है, जिसके नतीजे में एक बड़ा इक़दाम होने जा रहा है। फरवरी और मार्च के दौरान मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसले किए गए या नहीं? शाजिया, जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो मुख्तलिफ वुज़रा से मेरी बात हुई है, उस हवाले से लगता है कि इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया गया। अच्छा। लगता है कि क्लियर कट एक वर्किंग प्लान है जो तैयार कर लिया गया है, उसके मुताबिक इन्होंने आगे बढ़ना है और लोगों का जो इदारे बिलखसूस सूबों को मुंतकिल होंगे या बंद कर दिए जाएंगे, उन सरकारी अफसरान या मुलाजमीन का क्या बनेगा, कोई प्लान नहीं है।
उसकी रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को रातों रात तहलील किया गया एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से। वो लोग अब अदालतों का लगा रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि कोई बैकअप प्लान नहीं था। हुकूमत कहती है कि जब हम नया इदारा उसकी जगह कायम करते हैं, आपको भी पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो ऑलरेडी इस हुकूमत के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और ये तो वजीर आजम बारहा इस मामले की, इस मसले की निशानदही भी कर चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का इस पर क्या रिएक्शन है? जाहिर है अगर वही इस पर ताउन नहीं करेंगे तो ये इस्लाहात पर फिर ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे ये कंप्लीट होगा सब? शादी ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसी की रोशनी के अंदर मैंने भी खोज लगाने की कोशिश की कि अमूमी तौर के ऊपर जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट हो वो उसके सामने रुकावट बनते हैं, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। उनके पास बहुत से रास्ते होते हैं कि टाल मटोल से आप काम लिया जाए, लेकिन इस मामले के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत खुश है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की रोशनी में दोहरी शहरियत कामिल अफसरान सरकारी ओहदे के ऊपर फाइज नहीं हो सकते, और इस वक्त हमारे ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक बेशतर अफसरान ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। अच्छा। और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने जो 22 अहम फैसले करवाने जा रहे हैं आइंदा 2 माह के दौरान, अब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें दोहरी शहरियत कामिल अफराद भी, यानी कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वो अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहेंगे। मुख्तलिफ कंपनियों के ऊपर दोहरी शहरियत कामिल जो शख्सियात हैं वो भी अपना काम जारी रख सकेंगी। तो वो तो बहुत विन विन सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि उनका काम तो खूब चलेगा। वो दोहरी शहरियत कामिल हैं, या तो उन्हें जॉब सरेंडर करना पड़ेगी या दोहरी शहरियत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट फैसला है। 1.5 साल से ज़ायद अरसा होने के वो पूरी तरह से अगरचे के अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अब उसका ये दरमियानी रास्ता निकाल लिया है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अब सरकारी ओहदों के ऊपर काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, काशाना लाहौर की तरफ से ब्याही जाने वाली इकरा कायनात की पुरअसरार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बुनियादी सवाल ये है कि इकरा को क्या किसी ने कत्ल किया या फिर उसने सुसाइड की, मतलब खुदकुशी की। इकरा कायनात काशाना स्कैंडल की अहम तरीन गवाह समझी जा रही थी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इकरा कायनात का शौहर और ससुरालियों से झगड़ा चल रहा था। ये पुलिस के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं। इकरा कायनात शौहर आबिद से झगड़ा करके अपनी सहेली के पास गई थी। इकरा कायनात के बारे में काशाना की साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ ये कहती हैं कि इकरा वो बच्ची थी जो बचपन ही से फलाही इदारों में रही है और इससे गैर अखलाकी और गैर मुनासिब काम भी करवाए जाते रहे हैं। जबकि अफशा लतीफ़ ने 2 माह पहले ये खदशा जाहिर किया था कि इकरा को मार दिया जाएगा, और अब ऐसा ही हुआ है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक इकरा का इंतकाल 5 फरवरी को अस्पताल में हुआ और इससे पहले इसे तशवीशनाक हालत में ईदी सेंटर लाया गया। इकरा कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसके बाद जाहिर है ये भी पता चलेगा कि इकरा ने खुदकुशी की है या फिर इसे कत्ल किया गया है। जबकि इकरा के बारे में ये कहा जाता है कि वो शादी से पहले इसी काशाना सेंटर में ही रहती थी, जिसका चंद महीने पहले स्कैंडल आया था और इंकशाफ हुआ था कि यहाँ की जो यतीम बेसहारा बच्चियाँ हैं उनसे गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है। और इस सिलसिले में बहुत से वुज़रा और आला सरकारी हुकाम पर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। कहा यह जा रहा है कि इकरा भी उसी स्कैंडल का शिकार हुई क्योंकि वो इसकी गवाह थी और मुतासरीन में भी उसका नाम आता था। जबकि काशाना की साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि एक सूबाई वज़ीर ने स्कैंडल सामने आने पर इकरा को ससुराल से अगवा भी किया था। जबकि एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ईदी सेंटर के इंचार्ज मासूमा का ये कहना है कि इकरा जब ईदी सेंटर आई तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसकी वजह शौहर की जानिब से तेज़ाब पिलाना था। ताहम बाद में उन्होंने अपना बयान बदला और ये बताया कि इकरा ने खुद तेज़ाब पिया और फिर इसे खुराक की नाली लगी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो जामर नहीं हो पाई और इंतकाल कर गई। इस तमाम सूरत हाल के बाद पुलिस को शुबा है कि इकरा ने खुदकुशी की है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ कमज़ोर औरत ही ताकतवर निज़ाम का शिकार क्यों बनती है? जुल्म का ये बाज़ार कब तक गर्म रहेगा? फ़िलहाल इदारों में अगर घिनौना जुर्म जारी है तो ये कौन ख़त्म करेगा? किसकी ज़िम्मेदारी है? यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे इदारे जहाँ यतीम और बेसहारा बच्चियाँ रहती हैं उनसे इस तरह के गलत काम करवाने पर उनको मजबूर क्यों किया जाता है। इस पर भरपूर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको इस पर सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।